आज इसके एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ लेंगे हम, ठीक है नहीं। तो जो नेक्स्ट चीज हम इसे पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, एंड मेजरमेंट, है ना। हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे, डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो दिस वी आर स्टडिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब रखना जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है ना, जब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस की बात करोगे तो वन बाय वन अगर हम देखें तो डायमेंशनल एनालिसिस में आज आपको जो पढ़ना है, विल हैव टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि कोई भी अगर फिजिक्स में रिलेशन है तो उसके सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना। कि कोई भी अगर फिजिक्स में इक्वेशन या फंक्शन दिया हुआ है तो उसके जितने भी टर्म हैं, ऑल टर्म शुड हैव द सेम डायमेंशन, है ना। कि सिंपल से पहला स्टेटमेंट तो इसका यही है कि ऑल टर्म्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, physical relation should have same dimension, should have same dimension, है ना। या इसी को हम कई बार प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी को ऐसे लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर सकते हैं, फिर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्वांटिटीज having different dimensions, different dimension can be multiplied or divided, but we cannot add or subtract them, है ना। कि quantities having the different dimensions can be multiply or divided, लेकिन हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी ठीक है कि ऑल टर्म्स ऑफ फिजिकल रिलेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। तो भाई डिफरेंट डायमेंशन की चीज को हम मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन अलग है, एरिया की अलग है, तो हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई तो कर ही पा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दें, वी कैन नॉट ऐड, फोर्स से फोर्स ही ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट ही ऐड होगा, है ना। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। और उसी के बेसिस पे ये बना हुआ है कि सारे टर्म्स के फिजिकल रिलेशन का डायमेंशन सेम होगा। लाइक अगर हम बोल रहे हैं कि एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन सेम है ना। एस डिस्प्लेसमेंट है तो ये एल है, यूटी भी एक्चुअली एल ही है, क्योंकि यू की वैल्यू आपकी एल टी माइनस वन हो जाएगी और जो टी है वो टी आ गया। डायमेंशंस को न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो उसको लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो एक्सलेशन का एल टी माइनस टू हो जाएगा और ये आपका टी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से टी माइनस वन और टी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का अगर एल है ये भी एल आ गया, प्लस टी माइनस टू और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी एल बच गया। तो कोई भी फिजिक्स में रिलेशन जो होते हैं ना, उसके सारे टर्म्स के डायमेंशन हमेशा सेम होते हैं, है ना। अगर सारे टर्म के डायमेंशन सेम नहीं है तो फिर वो फिजिक्स में रिलेशन गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है लेंथ के इक्वल होगा और वो लेंथ से ही प्लस होगा, है ना। उससे जो प्लस भी चीज होगी वो क्या होगी, बेसिकली आपकी लेंथ ही होगी, है ना। कि लेंथ को हम लेंथ से इक्वेट करेंगे और लेंथ के ही उसके प्लस होगा। इसको एक और चीज और भी ले सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ए एल लेंथ है बेटा। 100 में पिछली आपने क्लास नहीं की थी क्या, पिछली क्लास में नहीं थे क्या आप? हाँ नहीं सर। हाँ, तभी तो फिर तो आज मुश्किल होगी थोड़ी सी आपको। कोई नहीं, आप मुझे मैसेज करना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एल लेंथ, हाँ बताओ।
सर आप कल के क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देंगे, जो जो आप कल लेंगे क्लास? आप कल देखते हैं, हाँ कल भेज दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग तो होती है। क्या करना है? सर मैं कल का क्लास में अटेंड नहीं कर पाऊंगा ऐसे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो जब भी आप कोई क्लास नहीं कर पाओ ना, तो मुझे पहले क्लास, अगली क्लास से पहले ना मुझे एक मैसेज कर देना कि रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे, तो मैं यस। रिकॉर्डिंग फिर आपको दे दूंगा। तो रिकॉर्डिंग देख के आओगे तो ये दिक्कत नहीं होती ना, नहीं तो क्योंकि वो पिछले रिलेटेड। तो फिलहाल कोई नहीं, समझने की कोशिश करो आप, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आ जाएगा। तो थर्ड आ जाएगा कि डायमेंशंस ऑफ LHS साइट एंड RHS साइट of equation should be same. Equation should be same. कि कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके LHS और RHS साइड के डायमेंशन क्या होगा, बेसिकली आपके सेम होंगे, है ना। लाइक अगर मुझे फेमस इक्वेशन E=mc² चेक करना है, वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो मैं E एनर्जी है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन होती है ml² × T-2। M यहाँ पे मास है तो मास लिख दिया आपने, और C इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आपका हो गया LT-1 का स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा ml² × T-2। तो आगे LHS साइड और RHS साइड सेम है, मींस दिस इक्वेशन इज वी कैन से डायमेंशनली करेक्ट। अगर ऐसा है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, है ना। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब 100% करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मान लो मैं यहाँ पे 1 की बजाय 2 यहाँ लिख दूँ तो डायमेंशन में तो चीज आएगी नहीं ना, है ना। तो कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट है तो वो पूरी करेक्ट होगी, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है तो पक्का इनकरेक्ट होगी। कि कोई भी फिजिक्स का रिलेशन अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है तो दैट विल बी द इनकरेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को उसको फॉलो करना ही करना होगा कि सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड डिफरेंट चीजों को कर सकते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और LHS साइड का डायमेंशन हमेशा किसके इक्वल होगा, RHS साइड के, है ना। तो डायमेंशन में ये चीज आपको थोड़ी सी आप लिख लो। सर सर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, हाँ कैसे? कर सकते हैं, तो बेसिकली डायमेंशनलेस का मतलब तो फिर वो नंबर्स हो गए ना, यस सर। वो तो प्योर नंबर हो गए, उसमें कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो प्योर नंबर को जो मर्जी आप करते रहो, है ना। ये आपका क्या थर्ड, एक और भी इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं बताता हूँ। नोटेड। ठीक है ना, ये हमने कर लिया इस तरह से। चलो उसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, है ना, ये आपने कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद, है ना, कि भाई जो नेक्स्ट चीज पे आप आते हो, दैट इज एक और भी कंसेप्ट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना, आर डायमेंशनलेस, है ना। कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब कोई अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है y=sin ax + b, है ना, तो इसके अंदर की जो भी चीज होगी ना साइन के अंदर, ये डायमेंशनलेस होगी,
क्योंकि साइन के अंदर तो एंगल होता है, एंगल डायमेंशनलेस होगा, ये चीज की हमेशा कभी भी कोई डायमेंशन नहीं हो सकती है ना। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं। लॉगरिथमिक का मतलब यही चीज में अगर साइन की जगह पे लॉग लगाओ तो वी कॉल इट एज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग के अंदर भी कोई भी टर्म अगर दिया होगा तो प्योर नंबर होता है हमेशा, तो भी डायमेंशनलेस होगा, है ना। और यहाँ पे आपका इस तरह से दिया होगा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर ax प्लस बी, है ना। तो ये जो ax प्लस बी, इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। जैसे ये तो फंक्शन जो हो गया आपका लॉगरिथमिक हो गया, कहीं भी अगर यूज होगा तो जहां पे आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा। और ये जो फंक्शन होता है वी कॉल एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी ये जो ऊपर वाली चीज होगी ये हमेशा डायमेंशनलेस होगी, है ना। ये वाली चीज भी क्या होगी बेसिकली आपकी डायमेंशनलेस, है ना। तो हमेशा साइन के साथ अंदर में जो भी चीज होगी वो डायमेंशनलेस होगी, लॉग के अंदर जो भी चीज होगी वो डायमेंशनलेस होगी, और ई का जो पावर होगा वो भी क्या होगा बेसिकली आपका डायमेंशनलेस होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा क्या होंगे बेसिकली आपके डायमेंशनलेस। ये आपका फोर्थ आ गया। तो फोर्थ हम इस तरह से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना। तो ये 4 रूल होते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको आप लिख लो। सर नोटेड। ओके, ठीक है, ये आपका गया फोर्थ आपका। अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो मैंने प्रिंसिपल बता दिया आपको, तो बहुत सारी चीज इसी को यूज करके ना, अब ये डायमेंशनलेस हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई ये सब हमने बताया कि ये सब चीजें अगर कोई फिजिक्स का फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है तो इनकरेक्ट होगा। तो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ते हैं, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनलेसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होगा ना, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो भाई कहाँ पे हम इस डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे, है ना। वेयर वी विल अप्लाई दिस डायमेंशनल एनालिसिस कॉन्सेप्ट। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस 3 जगह पे होता है। पहला जगह होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला। रिलेशन और फॉर्मूला कि कोई फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखो करेक्ट तभी होगा जब डायमेंशनली करेक्ट होगा, है ना। तो चेक द करेक्टनेस फिजिकल फॉर्मूला और रिलेशन। लाइक एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है, बाद में हम इसको पढ़ेंगे 20 साल, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि भाई टाइम पीरियड किसी सिंपल पेंडुलम का क्या होगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, आपका अंडर रूट ऑफ एल बाई जी आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, है ना, कि 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एल अपॉन जी, है ना। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। अब ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, इसको अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो हम कर सकते हैं ऐसे। अब देखो कि इसमें एल तो लेंथ होती है, टी टाइम पीरियड है ही, और जी आपका एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना। बाकी चीजें तो डायमेंशनलेस है,
लाइक 2 और पाई का तो डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है ना, तो तभी करेक्ट होगा जब एलएचएस और आरएचएस सेम होंगे, तो टाइम पीरियड का तो टी ही हो जाएगा। 2 पाई को डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, तो न्यूमेरिकल नंबर है, यहाँ पे हम लेंथ की एल भर देंगे और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आपकी एल की माइनस 2 हो जाएगी, ये कैंसिल, ये आपका रूट टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर का मतलब टी आ गया, तो मतलब इस केस में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, मीन्स दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये फॉर्मूला क्या है बेसिकली आपकी डायमेंशनली करेक्ट है ना, लेकिन हम इसको 100% करेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 2 पाई तो इसमें चेक ही नहीं हुआ ना कि 2 पाई होगा कि या 4 पाई होगा या क्या होगा या कुछ नहीं भी होगा, तो इसलिए हमेशा हम ये नहीं लिखते हैं कि करेक्ट है, बल्कि हम बोलते हैं अगर एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस के इक्वल आ रही है तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो इसको आप लिखो, तो पहला एप्लीकेशन तो इसका ये है। सर डन। है ना, ये आपका गया। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज दिस, सेकंड एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, विल कम टू द सेकंड एप्लीकेशन। आपका जो सेकंड एप्लीकेशन होगा है ना, कि फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये आ गया, जो आपका सेकंड एप्लीकेशन होगा दैट इज योर हाँ, टू डिराइव ए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इससे हम फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, या पहले इस डिराइव फॉर्मूला के बजाय ना आप ये लिख लो जरा सा, फॉर्मूला डिराइव होने से पहले आप ये लिख लो, तो कन्वर्जन या कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे यूनिट में सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को भी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक आपको पता है कि जो एसआई यूनिट फोर्स की होती है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो तो न्यूटन होता है ना, लेकिन जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट का मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, छोटी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड में, डाइन। डाइन है ना। अगर मुझे वैसे तो बच्चों को पता होता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम डायमेंशन यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब होती है ना, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू मैंने लिखा तो उसमें दो चीजें तो होती है, एन और यू। एन जो होता है वो नंबर होता है और यू जो होती है वो यूनिट होती है। जैसे मैंने बोला किसी चीज का वेट जो है वो 10 kg मास, तो 10 इज द नंबर, kg इज द यूनिट। अब मैं देखो क्यू थोड़ी चेंज हुआ है, मान लो 10 kg को मैं ग्राम में लिखूंगा तो यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा और ग्राम लिख दूंगा, तो क्या हो गया, नंबर भी चेंज हो गया, ग्राम भी चेंज हो गया, यूनिट भी चेंज हो गया, लेकिन क्वांटिटी तो वही रहेगी ना। 10 kg और 10,000 ग्राम में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है। मतलब हम बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होती है, एन और यू, और एन और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है हमेशा, कि अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब n1 u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n2 इंटू यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सिस्टम में अगर नंबर n1 है, लाइक 10 है, यूनिट अगर kg है, तो दूसरे सिस्टम में जब जाएगा तो ये 10 की जगह पे 1000 हो जाएगा और यूनिट आपकी ग्राम हो जाएगी, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी ग्राम हो जाएगी, है ना। तो जैसे ये आपने लिया इस तरह से, है ना, कि यूनिट इसकी क्या हो गया, इसलिए आपकी ग्राम होगी। तो जैसे अब मुझे कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन, तो मैं लिख दूंगा 1 न्यूटन इक्वल टू सपोज n2 डाइन,
तो यहाँ पे 1 नंबर है, n इसकी यूनिट है, n2 नंबर कितने डाइन होंगे। मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे डायमेंशन लिख दूंगा सबसे पहले। ये तो 1 आ गया, न्यूटन की जगह पे फोर्स की डायमेंशन mlt-2, यहाँ पे डाइन की जगह पे फोर्स की डायमेंशन, डायमेंशंस को यूनिट से थोड़ी मतलब है कोई, ये आप आ गया। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, भाई मास जब हम न्यूटन लेंगे तो यहाँ पे केजी हो जाएगा, लेंथ आपका मीटर हो जाएगा, और टाइम आपका सेकंड का -2 हो जाएगा। जब मैं डाइन लूंगा तो मास की जगह पे ग्राम आ जाएगा, है ना, आपका एल की जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा, और टाइम तो सेकंड -2 ही रहेगा, बस n2 आ गया यहाँ से कि भाई सेकंड -2 तो कैंसिल हो गया, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, kg बाई ग्राम, है ना, इंटू मीटर बाई सेंटीमीटर। तो kg बाई ग्राम जो होगा वो तो 1000 हो जाएगा, और मीटर बाई सेंटीमीटर 100 हो जाएगा। मतलब जो n2 की वैल्यू आ जाएगी वो 10⁵ आ जाएगी। तो हम ये बोल देंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू जो होगा वो 10⁵ डाइन हो जाएगा। तो कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो हम ये n1 इक्वल टू n2 यूज कर सकते हैं, है ना। इससे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका कैसा से, तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया। जैसे कि हम कभी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है, ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं। अब तक भी आप यूज करते आ रहे हो, लेकिन वो नॉर्मली हम सीधे सीधे करते थे। एक प्रॉपर चैनल आप यूज करना, कई बार नहीं तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, इसमें कभी मिस्टेक नहीं होती, है ना। तो जूल को आर्ग में कन्वर्ट करना या इसको दूसरे में करना, तो ये सारे इस मेथड से कर सकते हैं। चलो लास्ट एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा आप ठीक से समझना कि जो फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन हो ना, तो उससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। टू डिराइव ए फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला, रिलेशन और फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल रिलेशन या फॉर्मूला हम किस तरह से बेसिकली आपका ड्राइव करेंगे इसमें। है ना, कि फिजिकल रिलेशन या फॉर्मूला जो है ये किस तरह से बेसिकली आपका डिराइव करेंगे। तो वो डिराइव करने के लिए ना, फिजिकल रिलेशन या फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे कि डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो जैसे किसी ने आपको बोला कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, अभी आपने साउंड पढ़ा है, डिपेंड्स ऑन प्रेशर P, डेंसिटी D, एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। किसी ने आपको ऐसा बताया, डिपेंड ऑन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, है ना। देन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर
फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना, कि एक एक्सप्रेशन हम क्या कर लेंगे, बेसिकली आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड का आपको डिराइव करना है ना, कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना। तो इसका तरीका ये होता है कि हम ऐसा मान लेंगे कि इसको ऐसे लिख दोगे आप कि वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर v है तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर प्रेशर p है, प्रेशर की पावर कोई x ही तो हो जाएगी भाई, हर फॉर्मूले में पावर ही तो चेंज होती है। डेंसिटी d है, डेंसिटी की पावर कोई y ले लो आप, ऐसे आपका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी पावर z ले लो। तो किसी भी फॉर्मूले में एक्स वाई जेड ही तो फॉर्मूले में अलग अलग होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो निकालनी होती है आपको, एक्स वाई जेड आ गया तो मतलब फॉर्मूला आ गया। अब चूंकि प्रोपोर्शनल लिखा है मैंने तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा आपको, और इस कांस्टेंट जो होगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते। तो आप लिख दोगे प्रेशर की पावर हो गई एक्स, डेंसिटी की पावर हो गई वाई, और जी की पावर जेड हो गई, और ये तो कोई नंबर है। अब कंसेप्ट ये है कि सब एलएचएस और एलएचएस सेम होगा तो सबके डायमेंशन लिखते हैं, तो वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है, मैं इसको लिख दूंगा एम जीरो एल टी माइनस वन। कोई चीज नहीं है तो उसके ऊपर पावर जीरो ले लो, ये वेलोसिटी आ गया। कांस्टेंट को ऐसे छोड़ दो। प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन हम जानते हैं, है ना, क्या होता है प्रेशर की डायमेंशन भाई, एम एल माइनस वन टी T माइनस minus 2. की पावर एक्स। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम एम एल माइनस थ्री, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानती हैं, दिस इज एल टी माइनस टू की पावर जेड आ गई, है ना। और हम क्या करते हैं, सबकी पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, तो सबकी पावर जैसे हम इकट्ठा करेंगे ये कांस्टेंट आ गया, एम की जो टोटल पावर होगी, यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया वाई, ऐसी एल की पावर आ जाएगी। एल की पावर यहाँ पे आ जाएगी इसलिए आपके माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा माइनस थ्री वाई प्लस जेड, और टी की जो पावर होगी ये आपका हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस टू जेड। सबकी पावर इकट्ठा कर दी मैंने, वही एम एक्स था, एम वाई था, तो एक्स प्लस वाई हो गया, एल माइनस एक्स था, माइनस थ्री वाई था, और जेड था, टी की पावर माइनस टू एक्स थी, माइनस टू जेड थी, तो ऐड हो गई। अब आपको पता है कि भाई एलएचएस और एलएचएस साइड की डायमेंशन तो सेम ही होनी चाहिए ना, मतलब जितना पावर एम की इधर है उतना ही यहाँ होना चाहिए, तभी तो डायमेंशनली करेक्ट होगा भाई। कोई Yes, sir. डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब उसके पावर सेम होंगे सबके, एलएचएस और एचएस पे। तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, आपकी एक इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक लंबा चौड़ा रिलेशन है, माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, ये वन है तो इक्वल टू वन होना चाहिए। यहाँ पे माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टू इंटू एक्स प्लस जेड आ गया इक्वल टू, ये जो चीजें यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस वन के इक्वल आ गई। अब आपके पास थ्री इक्वेशंस आ गए ना, और थ्री अननोन्स आ गए, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसलिए आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो उसे निकाल लो कितना रहा है देखो, और मुझे बताओ क्या आ रहा है एक्स वाई जेड आपका इन तीनों को सॉल्व करके। इस तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। क्या एक्स वाई जेड आ रहा है बताओ मुझे जरा।
सो x हाफ आ रहा है, y माइनस हाफ आ रहा है और z 0 आ रहा है. सारा है, चलो देखते हैं x कितना है आपका, सर हाफ x हाफ आ रहा है, y माइनस हाफ. माइनस हाफ और z जीरो। मतलब जो किसी ने ना आपको ये रिलेशन सही नहीं बताया था। देखो तो z जीरो आ रहा है, अब आप फॉर्मूला लिखोगे, तो ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो फॉर्मूला होना चाहिए v इक्वल टू के, p की पावर तो आपकी आ गई हाफ, d की पावर हो गई माइनस हाफ, और एक्चुअली g के ऊपर डिपेंड करते ही नहीं है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो अगर आप लिख भी लोगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो एक्सप्रेशन में उसका पावर जीरो आ जाएगा। ये तो खत्म हो गया जी वाला, बस प्रेशर डेंसिटी आ गई, ये तो हम जानते ही हैं, v इक्वल टू के, इस p और d को हम अंडर रूट ऑफ p बाई डी ले सकते हैं इसको, है ना। तो आप इससे फॉर्मूला आ गया, लेकिन फॉर्मूले में क्या नहीं आया अभी, क्या पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने, या कोई चीज मिसिंग है इसमें। कांस्टेंट. हाँ, कांस्टेंट कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय द डायमेंशनलेसिस, ये कांस्टेंट जो है ना, इट कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय द डायमेंशन, फाइंड बाय डायमेंशन, इसके लिए फिर फिजिक्स पढ़ते हैं हम, और डायमेंशन से सिर्फ कांस्टेंट नहीं आता, बाकी रिलेशन तो सही आ जाता है ना, कि भाई के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू वैसे हम जानते हैं कि वन आती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला ये तो था अंडर रूट ऑफ पी बाई डी, प्रेशर ऑफ, यस सर. है ना। तो देखो किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि मुझे ऐसा लगता है कि वेलोसिटी इन इन चीजों के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, उसने एक गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दी, तो आपने ऐसे किया, देखा, जो गलत होगा अपने आप जीरो आ जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो डायमेंशन तो सेम होंगे उसके एलएचएस और एचएस सेट के। ये होता है टू ड्राइव द फिजिकल रिलेशन ऑफ फॉर्म। डन. ओके, है ना, यही पढ़ना है आपको डायमेंशन में, कि भाई बेसिक डायमेंशन होते क्या क्या हैं सब चीजों के, है ना, और मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है टर्म्स के, फिर डायमेंशंस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन, वे सब कुछ एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड ही तो है। उसके बाद एप्लीकेशंस आ गया कि भाई कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट है वो बता सकते हैं, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो तो वी कैन डिराइव द फॉर्मूला आल्सो, कांस्टेंट के अलावा बाकी सारी चीजें, है ना। तो ये हम कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन आई शेयर द क्वेश्चंस, तो उसको आप ट्राई करो, तो अपने आप सारी चीजें आपको आ जाएंगी, है ना। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हम वेक्टर स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो उतना टाइम नहीं लगेगा इन सब चीजों में, क्योंकि ये तो खैर छोटा चैप्टर है, वेक्टर भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही हुआ है आपने, मैं सारा पढ़ा दूंगा जो एससी वर्मा में दिया हुआ है आपको, है ना। तो उसको फिर एससी मतलब वही करना है कि एससी वर्मा को पकड़ के चलो आप, जैसे अगर डायमेंशनल एनालिसिस आ गई तो एससी वर्मा की सब चीजें आपको आनी चाहिए, एक एक लाइन टू लाइन। इनफैक्ट आप पहला चैप्टर पढ़ भी लेना, ओके सर. फिजिक्स जो है अच्छे से थ्योरी पढ़ो, उसके सॉल्व एग्जाम्पल करो, फिर एक्सरसाइज कर लो, खत्म, है ना। ऐसे सेकंड चैप्टर भी कर लो आप, है ना, ऐसे करते जाओ आप इसमें, जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस होता जाएगा तो उसको आप करते जाना, है ना। तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगी, ये आपका बस। फिर मैं शेयर करता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपसे, है ना। तो इजिली आप जो फर्स्ट लेवल है ना INGSO का, वो ठीक ठाक से क्वालिफाई कर जाओगे, जो क्वालिफायर होकर जाओगे।
ओके, जिसको मैं बोलूंगा वो इसी को करना आप इसमें नहीं, जो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा वन बाय वन सारे करेंगे वैसे तो हम। हाँ, ये तो बुक का टाइटल है, ये हम कर चुके थे पिछली बार नहीं, यस सर। कर चुके थे, ये वाला किया था आपने, यस सर। ये कर लिया था। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है, ये भी कर लिया था। हाँ, ये कन्वर्ट कर लो जरा सा। और क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ। हाँ देवयान, हाँ ये तो मेरा डाइन होता है 100 में। यहाँ तो इसने वर्क पूछा हुआ है ना, वर्क। हाँ रेयान सही है आपका, वो तो न्यूटन स्क्वायर टू होता है डाइन, 10 पावर 5 डाइन। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बड़ा अच्छा दिया हुआ है इसमें सब कुछ। मतलब फिजिक्स का बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है इस पूरे की थ्योरी को अगर और क्वेश्चंस आप कर लो तो, है ना। मतलब फिजिक्स के पर्पस और पर्पस जो होता है उसके बारे में काफी आइडिया लग जाता है। और ये भी किया करो, इसमें क्वेश्चंस होता है क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, वो बहुत अच्छे होते हैं ऐसे वर्गों में। वो आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंप्रूव करेंगे, अदरवाइज सही आंसर आपका। ऐसे वर्गों में ना एक होता है क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, उसका आंसर नहीं दिया होता है, आपको सोच के बनाना होता है कि क्या आंसर हो सकता है। तो आपके जो ओलंपियाड्स होते हैं इसमें थॉट प्रोसेस काफी अच्छा होना चाहिए आपको, वो भी किया करो। मतलब पूरा करना है हर चीज, कोई चीज छोड़ना नहीं इसके, नक्शल में यही चीज होगी।
ठीक है, सही बोल रहे हैं भाई। इसमें आपको यही लिख लेना है सबसे पहले तो, कि कोई भी अगर यूनिट होगा उसमें यही तो होता है कि जो N1 U1 होगा इक्वल टू आपका N2 U2 हो जाएगा। इसी तरह से प्रोसीड करना आप, और भी चीज जल्दी भी कर सकते हो आप, लेकिन ये सही रहता है। तो इसने बोला 1 जूल इक्वल टू N2 अर्ग, और N2 निकालना है तो आपको 1 जूल तो आपका पावर वर्क हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा ml² T-2। N2 निकालना था, अर्ग भी आपका वर्क ही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ml² × T-2। अब इसकी यूनिट आप पुट करना शुरू कर दो। तो जब आप जूल लोगे तो ये तो ऐसा यूनिट है ना, तो 1 मास की जगह पे तो आपका केजी आ जाएगा, मीटर की जगह पे स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड का -2। यहाँ पे आपका N2 मास की जगह पे अगेन केजी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड -2। सेकंड माइनस सेकंड -2 कैंसिल हो गया, सर वैल्यू आ गई। हाँ, तो केजी नहीं होगा, वो शायद ग्राम होगा सीजीएस कहाँ में। पे? अच्छा तो हाँ, N2। ये ग्राम होगा, है ना, तो केजी बाई ये ग्राम हो गया, इनटू आपका ये मीटर बाई सेंटीमीटर का अब स्क्वायर हो गया, ये फर्क पड़ गया इसमें। सेकंड तो आता ही नहीं है, ये चीज तो 1000 हो जाएगी, और ये 100 का स्क्वायर हो जाएगी, है ना, तो मतलब कितना आ जाएगा आपका, ये 1000 हो जाएगी। 10⁻7। 10⁻7 आ गया। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू जो होता है, दिस इज इक्वल टू द 10⁻7। आ गया है ना, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 रखेंगे। हाँ, ये लिस्ट में जरा सा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं सेंड देता हूँ, इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है जैसे आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो भाई मास को अगर मैं वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स के टर्म्स में लिखना चाहूँ, तो इस सब की पावर कितनी होगी, वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स की, एक्स वाई जेड कितना होगा, कोई मतलब है इसका।
और रेहांस ठीक होगा आपका आंसर। यार दिव्य और रियांश आप दोनों के आंसर अलग लगा रहे हैं। चलो एक आंसर और आने दो, फिर मैं देखता हूँ किसका सही है। जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है ऐसे चीज, है ना, तो जब आएगा तो मैं बताता हूँ आपको। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कि वैसे एक्स वाई जेड लिख दो। तो ये मास जो होता है दिस इज डायरेक्ट, डायमेंशन लिखना है तो प्रोपोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मास को लिखना है किसके टर्म्स में, आपके वेलोसिटी की पावर एक्स, है ना, ब्रैकेट में लिख दो। डायमेंशनल फॉर्मूला में सब ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि अब तो आपको एक्सप्रेशन ही लिखना है ना, तो डायमेंशन लिखना है आपको। तो मास की पावर आपकी हो गई एक्स, सॉरी वेलोसिटी की पावर जो हो गई वो एक्स हो गई। एक्स निकालना है आपको। ऐसे ही आपको दूसरी क्वांटिटी लेनी है टाइम, टाइम की पावर कोई वाई होगी एंड फोर्स की पावर जेड हो जाएगी। बस ये करना है। अब मास अकेला है तो मैं इसको इसका लिखूंगा m1 L0 T0। तो खाली मास है तो L और T की पावर 0 है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा LT-1, यहाँ पे T ही आ जाएगा। और फोर्स हम जानते ही हैं MLT-2। अब सब पावर को इकट्ठा कर लूंगा तो मास की पावर यहाँ पे भी x ही है, एक ही है, जेड आ गया। लेंथ की पावर बहुत सारी है, लेंथ की पावर यहाँ पे भी है x और यहाँ पे भी आपका जेड है, x+z आ गया। फिर आपका t की पावर भी ज्यादा है, यहाँ पे -x आ गया, यहाँ पे +y आ गया, -2z आ गया। अब आपको पता है LHS RHS सेम ही तो होना चाहिए। यहाँ से जेड की वैल्यू तो पहली 1 आ गई, कंपेयर करके जेड तो 1 आ गया। और x+z की जो वैल्यू आ गई है
वो आपकी 0 आ गई, है ना। तो जेड अगर 1 है तो एक्स प्लस जेड 0 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -1 है। और उसके बाद टाइम की पावर आप देख लो, -x प्लस वाई -2z इक्वल टू आपका कितना है यहाँ पे 0, ये भी 0 है ना। तो x तो आपने -1 ले लिया तो +1 हो गया, y आपको पता नहीं है, और z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी 1 हो जाएगी, है ना। y की वैल्यू 1 ही तो आ गई, मतलब x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई और z की वैल्यू 1 आ गई। मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा वो v की पावर x मतलब -1, t की पावर y मतलब 1, और f की पावर z मीन्स 1, मतलब आपका ये हो जाएगा एफ टी वी -1। हाँ, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फाइनल आंसर मेरे ख्याल से रेयांश का आंसर सही है, एफ टी -1 हो जाएगा। तो किसी भी चीज को दूसरे के टर्म्स में हम शो कर सकते हैं ऐसे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के। ठीक है, ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये भी एक मेथड होता है जिससे कि आप सॉल्व करते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो फिर एरर्स कम होंगे, है ना। एफ टी -1 हो गया। ओके, आप शॉर्टकट मेथड भी कोई यूज कर लो, है ना, कि इतना मैथोडिकल नहीं हो रहा है तो एक शॉर्टकट से भी आ जाएगा तो आसानी से।
हाँ ठीक होगा रेयांश। इसमें 10 की पावर कितनी दी हुई है अभी? 10 की पावर विजिबल है आपको? सर 10 है ना? हाँ 10 की पावर 10 ही है शायद। हाँ सही है देवी, आपका भी आंसर सही है। 10 की पावर 10 ही यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील। नेक्स्ट मॉडुलस वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना बेटा इसमें। अब आपको थोड़ा सा नॉलेज है ना, तो एकदम बेसिक से मत करो। आपको दिया हुआ है कि इसको आपको न्यूटन पर मीटर से इसी में तो कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, या सॉरी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये तो कन्वर्ट करना है, तो यहीं से कन्वर्ट कर लो आप सीधे। अब आपने अभी पढ़ा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाउन डाइन होता है, तो 10 पावर 5 डाइन आ गया। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ गया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ कि भाई न्यूटन की जगह पे आपने 10 पावर 5 डाइन लिख दिया, और मीटर स्क्वायर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, कन्वर्ट हो गया। आपको पता है 4 पावर से तो कैंसिल हो गए, तो एक ही पावर तो बच गई, तो इसका आंसर आ गया 19 × 10 पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर नॉलेज है ना, अगर नॉलेज नहीं होता तो फिर हम एकदम इससे करते हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है, तो सीधे आप यूज कर लो, तो सीधे भी कर सकते हैं वैसे। तो इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर सही है। हाँ ये सही है, इसको करोगे बस।
और इतने सारे आंसर आ रहे हैं। अच्छा, आप मिक्स करके आंसर दे रहे हो, सही है, सबके आंसर सही है, देवरियान सही है, ठीक है, आंसर बता रहा देखो, कुछ नहीं था, मैं आप चेक कर लो, सारे तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि अगर ये एल है, तो एल से तो एल ही ऐड होगा ना, ये भी एल हो जाएगा, और एल से एल ही प्लस होगा, ये सारे एल ही होंगे टर्म्स जो है, अलग हो ही नहीं सकते, लेंथ लेंथ के इक्वल होगा और लेंथ उससे प्लस होगा, मतलब ए की डायमेंशन तो सीधे लेंथ की आ गई। अब बी टी की डायमेंशन एल है, आप लिखोगे बी टी इक्वल टू एल, मीन्स बी की डायमेंशन एल बाई टी हो जाएगी ना, ये आपका एल टी माइनस वन हो जाएगा, तो बी की डायमेंशन जो होगी वो आपकी एल टी माइनस वन हो जाएगी। ऐसे ही बाकी भी कर लेंगे, सी की डायमेंशन आपकी एल टी माइनस टू हो जाएगी, और डी की जो डायमेंशन होगी वो आपकी एल टी माइनस थ्री हो जाएगी। तो ये अगर ये लेंथ है तो लेंथ से लेंथ ही ऐड होगा, सारे लेंथ ही होंगे, तो रिपीट कर करके जैसे मैंने इसको किया बाकी कर लेंगे हम। सही बात है, एल टी माइनस सही है, रेवांश देव भी आपने सही आंसर दिया है ना, सही आंसर दिया। इस तरह से हम कर सकते हैं ऐसे। बाकी 80 वर्ड में करोगे तो आपको पूरी चीजें आ जाएंगी, है ना। चलो इसको कर लो जरा सा। ये फॉर्मूला ड्राइव करना है आपको।
हाँ सही है आपका आंसर, सही आंसर है रियांश आपका। हाँ देवी और आंसर सही, करेक्ट है आपका, सही है, सही आंसर सबने बताया आपने। हाँ थोड़ा सा एफ, एफ होगा बेटा, एफ और एम, रूट के अंदर कुछ, रूट के अंदर एम क्यों आएगा, या तो एफ और एम आएगा ना, ऐसा कुछ, थोड़ा ध्यान दो देवे। हाँ आप सही है, आप सही है आपका आंसर। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल, है ना, टेंशन एफ एंड मास पर यूनिट लेंथ एम। इधर अपना मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है ये, तो हम फ्रीक्वेंसी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल की पावर एक्स, एफ की पावर वाई और मास पर यूनिट लेंथ की पावर जेड। ये तो तरीका होता है। अब आप प्रोपोर्शन साइन हटा दो यहाँ से, तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, है ना, एल की पावर एक्स, एफ की पावर वाई एंड मास पर यूनिट लेंथ की पावर जेड। अब सबका डायमेंशन पुट कर दो, तो फ्रीक्वेंसी का तो टी माइनस वन होता है, एम जीरो आ गया, एल जीरो आ गया, टी माइनस वन आ गया, सम कांस्टेंट की। एल की पावर यहाँ पे एक्स ही होती है आपकी, और फोर्स जो हो जाएगा वो एम एल टी माइनस टू होता है, और मास पॉइंट लेंथ का मतलब एम एल माइनस वन हो जाएगा। तो आप पावर कम को कंबाइन कर दो, कांस्टेंट ये आ गया, मास की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, मास की टोटल पावर आपकी वाई प्लस जेड हो जाएगी। एल की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, एल की टोटल पावर आपकी हो जाएगी वाई माइनस जेड, है ना, ये तो होगा, नहीं एक्स भी आएगा इसमें, यहाँ पे एक्स भी तो है, मास आपका आ गया वाई प्लस जेड, इसमें एक्स भी आ जाएगा, एक्स प्लस, है ना। और टी की टोटल पावर देख लेते हैं, टी तो एक ही जगह पे है, माइनस टू वाई। अब पावर कंपेयर करते हैं, तो यहां से पावर कंपेयर करेंगे तो वाई प्लस जेड की वैल्यू तो जीरो आ गई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड की जो वैल्यू आ गई वो भी जीरो आ गई, और माइनस टू वाई इक्वल टू आपका माइनस वन आ गया। तो बस सॉल्व होके वाई इक्वल टू तो हाफ आ गया,
और y अगर हाफ आ गया तो z भी आ जाएगा -हाफ। और अगर वाई जेड पता है तो x की वैल्यू आ जाएगी। x ये आपका हाफ हो गया, -हाफ माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। तो तीन चीजें आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू हाफ आ गई, z की वैल्यू -हाफ आ गई। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, है ना। x की वैल्यू -1, f की वैल्यू हाफ और z की वैल्यू -हाफ। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का वो आपका आ जाएगा सम कांस्टेंट बाय एल √f/l, है ना। ये है, सॉरी, बस हो गया, ये आंसर आपका आ गया। ये फाइनल आंसर आपका आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू तो हम इससे निकाल ही नहीं सकते, है ना। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये यूज होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, बहुत बढ़िया गैस हो जाती है चीज इस केस में। ठीक है, ये आपका गैस था। तो दिस वे कैन सॉल्व इट। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। हाँ, सर क्वेश्चन शायद से चेंज नहीं हुआ है। अच्छा चेंज नहीं हुआ, ओके, मैं थोड़ा कुछ मैसेज देखने लगा था। ओके, अभी चेंज करते हैं। ये तो कर ही लोगे यार, इसमें क्या करना है आपने। अरे ये तो 12th का आ गया भाई। चलो देखते हैं अभी। बस इसके बाद तो एससी वर्मा ही करना है आपने पूरा कंप्लीट। पढ़ाना तो मैंने सारा बता ही दिया आपको। हाँ, मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही बताऊंगा, है ना। आज नहीं, मतलब वो चैप्टर में आएगा आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जब उस टाइम आएगा तो आई विल एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी से रेडिएशन कैसा होता है। चलो ये कर लो जरा सा।
अच्छा ये आ रहा है क्या आंसर? रेयांश देखता हूँ जरा से मैं। हाँ सही आंसर आपका। हम्म। हाँ दिव्य सही आपका आंसर। हाँ देखो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज सीन कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस is 10 to 10 meter per second square. Find its value in centimeter per minute square. भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में कितनी होगी बताना आपको। हाँ तो ऐसे निकाल लेंगे यार, ये सही तो है। मतलब मैं वैसे तो वैसे भी आप से भी कर सकते हो कि N1 USC से करना चाहिए, वैसे N2 U2। तो N1 की वैल्यू 10 है और यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड है। N2 मुझे निकालना है, यूनिट आपकी सेंटीमीटर बाई मिनट स्क्वायर हो गया। हाँ तो बस वैल्यूज पुट कर दो, तो 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा बाई सेकेंड इक्वल टू N2 सेंटीमीटर को ऐसे। सर हाँ तो बाय सेकंड स्क्वायर होगा ना? कहाँ पे? तो हाँ 10। सेकंड स्क्वायर, सॉरी सेकंड स्क्वायर आ गया। और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का स्क्वायर आ जाएगा। बस N2 की वैल्यू आ गई, है ना। किससे कि मतलब जैसे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आपको पता है सेकंड स्क्वायर कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ गई 1000 इंटू आपका 60 का स्क्वायर, मीन्स ये आपका 36 इंटू कितना हो जाएगा 10 पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर आ गया, है ना। ये एक्सप्रेशन जरूर आप लिख लेना एक बार, नहीं तो कुछ हो सकता है मिस्टेक्स हो जाए। कि 10 इसको N2 इसमें कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप जो मर्जी किस में कन्वर्ट करके कैंसिल करते रहो। तो ये आपका आ गया, है ना, ये आपको कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है ना? ये आपने कंप्लीट कर लिया एक चैप्टर, है ना, दैट इज योर। एक और क्वेश्चन, वैसे बहुत छोटा क्वेश्चन है वो, तो वो आप कर ही लोगे। ऐसे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ सर्च करके आपको, वेट करना, वो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। मैंने अभी उसको एक्चुअली गैलरी से ना ट्रांसफर नहीं किया, अभी ट्रांसफर करता हूँ, वेट फॉर मिनट। वो ज़्यादा सही रहेगा अगर उसको आप कर लोगे तो, क्योंकि आप वॉट को कन्वर्ट करना हो तो कर ही लोगे आप।
और सब लोग भाई एससी वर्मा कंप्लीट कर लोगे नेक्स्ट वीक के पहले। नेक्स्ट वीक एससी वर्मा इस चैप्टर के डाउट्स होंगे, ओके सर। है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगता है, कोई लाइन लगती है, लाइन टू लाइन एकदम पढ़ो। कोई लाइन लगती है कि मुझे समझ में नहीं आई है तो सब पूछो। सर नेक्स्ट वीक या फिर ट्यूसडे वाली क्लास से पहले? ट्यूसडे वाली क्लास से पहले। ओके सर। टाइम दे देता हूँ मैं आपको, या ट्यूसडे वाली क्लास से पहले कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ट्यूसडे वाली क्लास से पहले ही कर वो सही लेंगे। रहेगा, नहीं तो बाद में फिर भूल जाएंगे हम। ट्यूसडे वाली क्लास से पहले मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा उसको कि ये करना है आपको डाउट इसका। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जरा सा। आ गया भाई। हाँ ये बताओ जरा सा। तो चारों करने हैं ना? चारो चारो चारो, या आप ऐसा करो, एक कर लो, 3 होमवर्क ले लो। आप मुझे इसको करके बता दो, ये वाला, ये करेक्ट है नहीं, सी करेक्ट है नहीं। बाकी 3 होमवर्क क्वेश्चन है, बाकी घर पे करना। अच्छा इसमें टर्म्स एक्चुअली मैंने ट्रांसफर नहीं किया। ओके ओके कोई नहीं, अभी करते हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं आपको नहीं पता होंगे ना। वैसे तो टर्म्स का मतलब आपको पता ही है, वी इज द वॉल्यूम। यहाँ पे कैपिटल वी जो है ना वो वॉल्यूम है। सर पी क्या है? पी प्रेशर, उससे ये जो एल है? एल इज द लेंथ, ओके सर। एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वैसे पूरा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सारा कुछ, आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको आता होगा, ये दिया होता है क्वेश्चन में। हाँ इसमें पूरा दिया हुआ है, सारे टर्म्स का मतलब दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप अपने स्क्रीनशॉट ले लेना होमवर्क के लिए। हाँ सही है रियांश आपका आंसर। हाँ दिव्य सही आपने आंसर दिया बेटा। यस इट इज करेक्ट, सही है ना, इट इज करेक्ट एक्सप्रेशन। करेक्ट मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी आप सॉल्व करना। सी को बता देता हूँ आपको, देखो वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का आपने एल क्यूब लिख दिया। पाई का तो कोई डायमेंशन लेस होता है, प्रेशर आपका कितना होता है आपको पता ही है, ml-1 T-2। रेडियस इज L⁴,
टाइम के टी हो गया बाई 8 भी हट जाएगा, ईटा आ जाएगा ml -1 t -1 है ना, और यहाँ पे एल की जगह पे एल आ जाएगा। तो यहां से mm कैंसिल हो गया आपका, l -1 से भी l -1 कैंसिल हो गया है ना, और t -2 t और -1 कैंसिल हो गया, और l से इसकी पावर 1 कैंसिल हो गई, l क्यूब आ गया। मतलब LHS की डायमेंशन RHS के इक्वल है। मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, करेक्ट नहीं बोल सकते। पाई को हटा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मान लो एक्सप्रेशन में पाई दिया हुआ है, पाई नहीं लिखूंगा मैं, तो डायमेंशनली तो फिर भी करेक्ट होगा ये, हाँ तो आपका गया राइट। तो ये हमने आज कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड द डायमेंशनलिसिस कंप्लीटली, है ना। तो डायमेंशनलिसिस को थोड़ा सा आप एससी वर्मा कंप्लीट कर लेना, और ट्यूसडे के दिन इसके डाउट्स होंगे ऑफ एससी वर्मा फर्स्ट चैप्टर। कोई भी आपको किसी भी लाइन में डाउट है पूरा करना है एकदम, मैंने बताया ना वो एक क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं बहुत अच्छे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें केसेस दिए होते हैं, कई का आंसर तो मुझे भी नहीं पता होता है, वो आप ही बताओगे मुझे, उसका आंसर भी कहीं नहीं दिया हुआ है, वो हर मेंटल लेवल पे आपके है, तो उसको थोड़ा ओके सर। तो आपको फायदा होगा उससे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर हमारी ना सर मैम ने ना, हमारी एडमिनिस्ट्रेटर वाली मैम ने बोला था कि कल ना हमारा कुछ सेमिनार है, तो अच्छा उसकी टाइमिंग मैम ने बोली थी 5 o'clock है। तो सर अच्छा, हमारी फिर क्लास का क्या होगा, टाइमिंग चेंज करेंगे क्या? देख लेते हैं कितने बजे है आपकी सेमिनार। सर 5 o'clock मैम बोल रही थी। अच्छा 5 o'clock पे सेमिनार है आपका, ओके ओके। और मेरी क्लास कितने बजे है? सर 4 to 6। 4 to 6 है, कोई नहीं, मैं अगर सेमिनार होगा तो मैं पहले छोड़ दूंगा कल थोड़ी देर। ओके सर। कोई नहीं, आप बता देना मुझे, मेरे पास भी नोटिस आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो क्योंकि सेमिनार्स वगैरह भी थोड़े से क्रूशियल होते हैं। रिगार्डिंग किस चीज़ के सेमिनार है? सर लाइक हम कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम से रिलेटेड मैम बोल रही अच्छा अच्छा, सही है सही है, ठीक है, कोई नहीं, अगर वो वहां से मेरे पास आएगा तो आई विल लीव द क्लास, थी। ओके सर। ऐसे भी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं उसमें, सेमिनार तो अटेंड करोगे यार, देख सर ले। मैम बोल रही थी 10 से 15 मिनट्स का ही होगा वैसे भी वो। अच्छा 10 से 15 मिनट्स का ही होगा, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप थोड़ा ब्रेक लेके भी रिज्वाइन कर सकते हो, यस सर। है ना, वो भी हो सकता है। ओके बाय बाय। बाय सर। वेक्टर पढ़ेंगे, कल हम वेक्टर पढ़ेंगे।